Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. It's 11th standards chapter number 2 Structure of Atom part 4. In part 3 we just saw the Rutherford models and that alpha scattering experiment also and Rutherford models also. The Rutherford models idea is just similar to that solar system. According to Rutherford, he just compared an atomic structure in which at the center nucleus is there and around that electrons are revolving in circular orbit. The same thing is in the solar system also. Sun at the center is there and nucleus is just in similar to that sun, and around that electrons are revolving. Here planets are electrons, and in that way he just compare or he just give the atomic model for that one. But this model has some drawbacks. By Rutherford model we have find that electrons revolving around the nucleus like solar system, but electrons are here charge. We know that electrons are charged bodies, and this charged body when moving under the force of attraction continuously, it loses its energy in the form of electromagnetic radiations, right, according to Maxwell theory. अब इस मॉडल में हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड में, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है नेगेटिवली चार्ज है और सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज. अब जो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई एक चार्ज जो पार्टिकल्स होता है, जब वो एक मूवमेंट करता है अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो मूवमेंट करते वक्त या जो उसका सर्कुलर मूवमेंट होता है, जब वो कंटिन्यूसली मूव करता है तो वो जैसे जैसे मूव करता है वो अपनी एनर्जी लॉस करता जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. और इस तरह की एनर्जी लॉस करते करते वो लास्ट में अपनी एनर्जी जितनी घुमाता जाएगा उतना वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएगा. मीन्स एज the electrons is continuously lost its energy, and as the time pass electrons is just coming close to that nucleus, and finally it may fall on the nucleus and atom should collapse. These are the 2 points here in the drawbacks. If we Rutherford has given the model having the nucleus at the center, electrons are revolving, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके दिए हुए जो निगेटिवली चार्ज है तो वो अगर रिवॉल्व हो रहे, तो मैक्सवेल की थ्योरी से हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव होता है तो मूव करते करते जब अपनी एनर्जी लॉस करता जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते करते एनर्जी जैसा लॉस करेगा वो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे और पूरा आपका जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा वहाँ पे. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है एक्चुअल में, राइट. हमने मॉडल देखा कि कोई भी एटम जैसा है उसका रहता ही है. मीन्स दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रुदरफोर्ड का मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे पाया. सिर्फ उन्होंने बोला न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से रिवॉल्यूशन है क्या है उसकी कोई आइडिया रुदरफोर्ड का मॉडल नहीं दे पाया. दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑल्सो. उसने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ नहीं बोला था. तो ये सभी रुदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स है जो डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाया ही है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते बिल्कुल न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा और वो कोलैप्स हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. मीन्स इस तरह का नहीं है. इस हिसाब से रुदरफोर्ड्स मॉडल हैव दिस ऑल ड्रॉबैक्स. नाउ अगर रुदरफोर्ड के मॉडल में इतने ड्रॉबैक्स है तो नेचुरली साइंटिस्ट लोगों ने फिर उस मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश की या फिर कुछ अलग स्टडी चालू किया कि भाई कुछ एटॉमिक मॉडल का जो है स्ट्रक्चर एक्चुअली किस तरह से होता है. तो देयर इज़ अ डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम्स. क्योंकि रुदरफोर्ड के बाद बोहर ने जो स्टडी किया उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई.
So, in order to develop new models and make improvement in Rutherford models, two concepts play a very major roles. I mean, whatever the drawbacks in Rutherford model, scientists just thought about that one, and they tried to be make new models. Whatever that improvement there should be in that model, and by just making improvement in Rutherford model also, and for that they have taken the two very important concept in their mind, and by thinking these all two concepts they have just give the idea about the models. And which are the two concepts? First concept, they have given that light has both particle as well as wave properties, because up to this one whatever the phenomena were explained, taking the consideration only that light has a particle natures. What Newton's have done a lot of discoveries, and he needs just reflection and refraction phenomena. He just take that light has a particle nature. But now in new models, the new concept was there that light has particle as well as wave natures or wave properties, dual behavior. Second, atomic spectra of the atom can be explained by assuming fixed electronic energy level in atom. Here the second drawbacks, we know that in Rutherford model we find that the electrons are the charged bodies, and when they are moving around the positively charged nucleus, the electrons are just coming closer and closer to nucleus and losing its energy, and finally it may collapse with that one nucleus. But this thing is not happening. So they have a one idea that this atomic spectra must have atoms, and they have a at every level they have a fixed electronic energy, right? Means we are now they having S, P, D, F, these are energy levels, right? That is, we know that one, K, L, M, N, these are the main shells. उसके सब शेल अभी पता है हमें. तो इसके लिए थोड़ा सा आगे से एक आइडिया उन्होंने दिया कि होना चाहिए कि हर एक अपनी अपनी ऑर्बिट की एक खास फिक्स एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते होंगे. तो ये दो कंसेप्ट उन्होंने दिमाग में फिट किए, और उस हिसाब से न्यू जो मॉडल्स थे उन्होंने उसकी तैयारी शुरू कर दी. मीन्स ये दोनों चीज़ें सोची गई, और उस तरह से कि भाई एटम जो आपका लाइट है, लाइट में पार्टिकल और वेव में पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ होगी. दूसरा कि भाई हर एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ऐसा होगा कि देयर इज़ अ फिक्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन द स्ट्रक्चर. इस हिसाब से बोर के मॉडल की डेवलपमेंट के पहले कुछ कंसेप्ट थे, उस सभी को हमें देखना पड़ेगा, फिर हम बोर्स के मॉडल की तरफ जाएंगे. तो उसके बाद पहला आता है नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्या है भाई ये नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि न्यूटन्स ने जो डिस्कवरी की थी उस हिसाब से लाइट इज रिगार्डेड एज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, and by this nature reflection and reflection of light was explained, right? लाइट का एक पार्टिकल नेचर कंसिडर करके न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये फिनोमेना एक्सप्लेन किए थे, बट ही फेल टू एक्सप्लेन द फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. कोई भी एक सोर्स आपका होगा, वहाँ से रेज बिखर जाना जिसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं, और सब जगह पे से लाइट एक पॉइंट पे आके दे जस्ट वी कैन से दैट एक जगह पे आके सब आ जाते हैं, उनको हम बोल सकते हैं दैट वन इंटरफेरेंस. दे जस्ट गेट टुगेदर, ऑल rays are coming at one point, and from that point when they just spread up we call diffraction, and that we can say that opposite of that, all from all sides when rays are just concentrated at one point we call it interference. But these two phenomena were not explained by Newton by taking light as a particle natures. At the same time, one scientist, Huygens, he just explained the phenomena interference and diffraction with the help of wave theory of light. ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूटन तो नहीं कर पाया, सिर्फ उन्होंने दो ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए बोला, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर कंसिडर करके ही चल रहे थे. तब दूसरे साइंटिस्ट ने, हाइजेंस ने क्या किया, लाइट का एक वेव नेचर कंसिडर करके ये दोनों फिनोमेना एक्सप्लेन किए. तो इस हिसाब से
आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक नया कंसेप्ट आता है। क्या है ये नया कंसेप्ट, हम देख लेते हैं। मैक्सवेल नाम के जो साइंटिस्ट इन 1870 proposed that light and other form of radiant energy propagate through the space in the form of waves which have electric and magnetic field associated with it. We call it electromagnetic waves. क्या है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो मैक्सवेल इस साइंटिस्ट के हिसाब से उन्होंने बोला कि जो लाइट है जो हमें सन से मिल रहा है या फिर दूसरे अदर यू कैन से रेडिएट एनर्जी के जो भी सोर्सेस है, दे प्रोपैगेट मीन्स दे ट्रैवल इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वो स्पेस में सन से जो भी आ रहे हैं सभी ये सोर्सेस वो प्रोपैगेट या ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड उनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और उस वेव्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं कि these are the electromagnetic waves are the waves that here the concept for this wave is that light and other radiant energy are just traveling in space, right, and they have in the form of waves and they have a electric and magnetic field also। तो इस तरह से जो वेव्स आपकी स्पेस में ट्रैवल कर रही है जिसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है उस वेव्स को हम बोलेंगे that is electromagnetic waves और electromagnetic radiation। अब उसके बाद का जो कंसेप्ट था वो आया कि क्या है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक। चलो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो हमें पता चल गया कि जो लाइट या दूसरे रेडिएंट आपके वेव्स है, रेडिएंट आपके एनर्जी सोर्सेस है, तो वो ट्रैवल करते हैं जैसे स्पेस के अंदर और इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और उनके साथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दिस रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑक्सिलरेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक यहाँ पे दिखा है मैंने, ये वाला जो आपको ग्रीन दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और आपको ये रेड वाला जो दिखाया है दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो उन्होंने बोला कि इस रेडिएशन के साथ जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑक्सिलरेट करते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक दूसरे को। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ट्रैवल करेंगे और ये जो ट्रैवलिंग करेंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है as well as it is also perpendicular to the direction in which the wave is traveling। अब वो एक दूसरे से तो परपेंडिकुलर है ही, लेकिन जो लाइट एनर्जी है जो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल हो रही है उस वेव्स को भी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक था। दूसरा था ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है travel with the same speed in vacuum and the speed of all type of electromagnetic is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो उसी स्पीड से वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, स्पेस में हमें पता है, और उसका जो स्पीड है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड है जो स्पीड ऑफ द लाइट। थर्ड उसका कैरेक्टरिस्टिक दिया है, these electromagnetic radiations do not require any medium for propagation। एग्जाम्पल लाइट reaches on earth from the sun। सन से हमें ये मिलता है लाइट एंड दैट इज थ्रू द स्पेस से आता है, राइट। इस हिसाब से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेस में ट्रैवल कर रही है और हमें पता है स्पेस में कुछ भी बिल्कुल वैक्यूम होता है, तो नेचुरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसके ट्रैवलिंग के लिए, प्रोपेगेशन के लिए, जिसे सन से हमें डायरेक्ट लाइट मिलता है हमारे अर्थ पे एंड दैट ट्रैवल थ्रू द स्पेस। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमने स्टडी कर लिए, अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसकी एक उन्होंने खास डेफिनेशन दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो जान लिया हमने, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम जानेंगे। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो अरेंजमेंट होती है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्पेक्ट्रम के फॉर्म में दिखाना मतलब क्या कि अरेंजमेंट करना अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किस तरह से अरेंज करना, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ के फॉर्म में उस सब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अरेंज करना, और इन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो विजिबल लाइट होता है विच ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट constituent only small portion of the total इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया है उसका बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम बोल सकते हैं कि विजिबल लाइट है, जो ह्यूमन बीइंग उस विजिबल लाइट में कोई भी चीज़ को डिटेक्ट कर सकती है, उस लाइट के अंदर कोई भी चीज़ें देख सकती है। वो बिल्कुल स्मॉल पोर्शन है टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अभी हम उसका पूरा स्पेक्ट्रम देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कितना स्मॉल पोर्शन है। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर आप विजिबल लाइट देखो तो देखो उन्होंने दिखाया है, ए है हमारा विजिबल लाइट, यहाँ पे यूवी और आईआर के बीच में जो छोटा सा पोर्शन है वो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम का है, और यहाँ पे नीचे अलग अलग दिखाए हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसके लिए देख लेते हैं क्या क्या है स्पेक्ट्रम के बाद, विजिबल लाइट के बाद। डिफरेंट कलर इन द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। आपका जो स्पेक्ट्रम दिखाया है उस स्पेक्ट्रम के अंदर देख लीजिए, ये जो अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाया है आपका, इसमें अलग अलग कलर है विजिबल लाइट के। इसके अंदर डिफरेंट कलर्स आर इन द स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड टू वेव्स, इसमें जो वेव्स है अलग अलग that correspond to different waves of different wavelength and frequency। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अलग अलग उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पे कलर दिए हैं। जिसे वॉयलेट कलर्स करस्पॉन्ड टू, यहाँ पे जो वॉयलेट कलर दिया है उन्होंने, दिस वॉयलेट कलर करस्पॉन्ड टू रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका जो पहला वायलेट कलर दिया है, ये वायलेट कलर एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को जाता है और मिनिमम वेवलेंथ को जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो राइट, तो यहाँ पे वायलेट कलर की दी उन्होंने फ्रीक्वेंसी 7.5 10⁻14 हर्ट्स है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी उन्होंने 380 नैनोमीटर। और रेड कलर दिया है आपको, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला रेड कलर है। इट्स रेड कलर्स बिलोंग्स टू रेडिएशंस ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। इसका उल्टा, वायलेट कलर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ है, जबकि रेड कलर है रेडिएशन ऑफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगभग उसकी दी है 4 × 10⁻14 हर्ट्स, और मैक्सिमम वेवलेंथ है 760 नैनोमीटर। आप समझ लो, मतलब विजिबल जो लाइट है 400 से 800 नैनोमीटर इनके बीच में आपका आता है विजिबल लाइट का दिया हुआ। अब उसमें रेडियो वेव्स जो है, आपको रेडियो वेव्स दिख रही है, दीज हैव द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट वेवलेंथ। देख लीजिए या ऊपर है रेडियो वेव्स की सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है या हाईएस्ट वेवलेंथ है। गैमा रेज हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट वेवलेंथ, जबकि गैमा रेज दिए आपके, गैमा रेज ये वाले, इसमें सबसे हाईएस्ट आपकी फ्रीक्वेंसी है और लोएस्ट आपकी वेवलेंथ है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो देखो भाई इन सबको अरेंज किया है कैसे, पहले गैमा रेज आएंगे, उसके बाद एक्स रे, फिर यूवी, फिर आपका ये बीच में दिख रहा है ये वाला पार्ट ये विजिबल, फिर आईआर इंफ्रारेड, फिर उसका बाद माइक्रोवेव्स ये आएगा, और उसके बाद आपका रेडियो वेव्स।
ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आपको यहाँ पे दिया है स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का स्टडी इस हिसाब से। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी please just ask me in the comment box. Thank you for watching my video.